इस वीडियो में हम मुग़ल शासक बाबर के बारे में बात करेंगे। बाबर का जन्म उज़्बेकिस्तान के एक क्षेत्र फरगना में हुआ था और इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। जब बाबर 1494 में 11 वर्ष की आयु का था तो इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो जाती है और बाबर फरगना का शासक बन जाता है। लेकिन बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी था, जिस कारण ये तैमूर की राजधानी समरकंद को भी जीतना चाहता था और यह 1496 में समरकंद की राजधानी जो समरकंद राजधानी थी उसे भी जीत लेता है। और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ये समरकंद को जीतने के लिए आता है और उसे जीतता है तो फरगना इसके हाथ से निकल जाता है। तो इस प्रकार फिर जैसे ही इसे पता चलता है फरगना मेरा हाथ से निकल गया तो ये फरगना जाता है, लेकिन उसके बाद समरकंद भी इसके हाथ से निकल जाता है। जब दोनों क्षेत्र बाबर के हाथ से निकल जाते हैं तो यह भारत की ओर बढ़ने के लिए सोचता है और भारत की ओर बढ़ता है और इसी क्रम में ये 1504 में काबुल पर अधिकार करता है। और भारत में जिस समय बाबर भारत की ओर बढ़ रहा था उस समय दिल्ली में लोदियों का शासक था और इस समय जो दिल्ली का शासक था वो इब्राहिम लोदी था। तो इस प्रकार लोदी वंश जो दिल्ली सल्तनत में आपस में जो मतभेद चल रहे थे, जिस कारण जो पंजाब का सूबेदार था दौलत खां और इब्राहिम का चाचा जो आलम खां था, उन्होंने बाबर को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। और कहा जाता है कि मेवाड़ के शासक जो राणा सांगा थे, उनके राजदूत ने भी बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था। तो इन्हीं निमंत्रणों को पाकर भारत का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया और उसने भारत की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाया और आगे बढ़ा। तो इसी क्रम में भारत ने जो है पहला अभियान भारत पर 1519 में किया और यह अभियान यूसुफजई जाति के खिलाफ था और इसने भारत में जो 2 किले जीते और इसी अभियान में इसने पहली बार बारूद और तोप खाने का प्रयोग किया। इसी के साथ आगे चलकर इसने 1526 में पानीपत का जो पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी से युद्ध किया और इसमें इसने 2 युद्ध नीति का प्रयोग किया। एक तो थी तुलगामा नीति और एक थी उस्मानी नीति। तुलगामा नीति क्या थी, इसमें क्या होता था कि सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां बना ली जाती थी और दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया जाता है, जिससे कि दुश्मन आसानी से पराजित हो जाए। और उस्मानी विधि एक प्रकार से जो 2 ऊंट गाड़ियां होती थी उनके बीच में एक तोप को रखकर चलाया जाता था। तो इस तरह से अपनी कुशल नेतृत्व के साथ ये इब्राहिम लोदी की एक विशेष सेना को पराजित कर देता है और पानीपत के युद्ध को जीत जाता है। इसी के साथ ये इसका पानीपत के युद्ध जीतने के बाद इसका अधिकार दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर हो जाता है और उसके बाद जो इब्राहिम लोदी के खजाना था उस पर भी इसका अधिकार हो जाता है और इससे इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। तो आगे क्या होता है, ये जो खजाना लूटा था इसके पास इब्राहिम लोदी का, तो ये जो काबुल थे ना, काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक सिक्का देता है, जिस कारण इसे कलंदर की उपाधि दी गई। तो उसके बाद आता है 1527 में इसका ये खानवा का युद्ध करता है। खानवा का युद्ध जो था वो आगरा के खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जो कि बाबर और जो वहाँ के राजपूत शासक थे राणा सांगा उनके बीच होता है और ये अपने कौशल के कारण उन्हें युद्ध में पराजित कर देता है और ये जीत हासिल कर लेता है। तो इस तरह से इस युद्ध में ये जिहाद का नारा देता है और जिहाद का नारा देने और साथ ही साथ ये मुस्लिमों का जो व्यापारिक कर था उसे भी समाप्त कर देता है और इसी के साथ ये गाजी की उपाधि भी धारण करता है। इसके पश्चात 1527 में
चंदेरी का युद्ध होता है, जो कि बाबर और मेदिनी राय के मध्य होता है और ये इसे भी जीत लेता है। और इसके बाद 1528 में घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा का युद्ध बाबर और बंगाल और बिहार की सेना के बीच होता है, जिसमें ये अपने कुशल नेतृत्व के साथ इसे भी जीत लेता है। तो बंगाल और बिहार के जो घाघरा का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच, तो इसे जीतने के बाद ये लगभग भारत के अधिकतर क्षेत्र को जीत लेता है। तो इसका जो है क्षेत्र सिंध से लगा के बिहार तक और हिमालय से लगाकर गुजरात तक, लगभग इसका जो सिंध से तो लगभग बंगाल तक ही हो जाता है। तो इस तरह से ये अधिकतर भारत पर अधिकार कर लेता है। और इसके बाद 1530 में 48 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसे जो है अब आगरा के नूर अफगान नामक बाग में दफनाया जाता है। लेकिन क्या होता है, इसकी इच्छा थी कि इसे काबुल में दफनाया जाए, तो इसे वहाँ से निकालकर काबुल में जो स्थान इसने चुना था वहाँ पर इसे दफना दिया जाता है। तो इस तरह से बाबर की कहानी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।